शर्मिना? मैम यूनिक्स और लिनक्स का डिफरेंस एक बार बता दें। यूनिक्स और लिनक्स में जो डिफरेंस, यूनिक्स और लिनक्स में डिफरेंस बता दूं बच्चे। यूनिक्स और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि विंडोज 7 और 8 में क्या डिफरेंस है, ठीक है, 7 और 8 में जो डिफरेंस है वो यही है जी, फीचर्स का डिफरेंस है, फंक्शनैलिटी का डिफरेंस है। 8 में ज़्यादा चीज़ें एडवांस हैं, ठीक है, 7 में थोड़ी सी ऑब्सोलीट सी चीज़ें हैं। तो यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक टाइप है। आपके मोबाइल फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है और आपके लैपटॉप में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, तो विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की एक टाइप है, इसी तरह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप है। दोनों में मोर और लेस डिफरेंस फीचर्स का या उसकी फंक्शनैलिटी का है, उसके अलावा कुछ नहीं। दोनों टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोनों ही डेस्कटॉप और लोकल कंप्यूटर्स के लिए, यानी जिसे क्लाइंट सिस्टम या क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट कंप्यूटर या क्लाइंट लैपटॉप्स के लिए भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं, और दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिसको एज अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हर टाइप में मोर और लेस कोई ना कोई डिफरेंस एडहेयर होता ही होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा ओपन सोर्स के बारे में, ओपन सोर्स के बारे में ओपन सोर्स के बारे में मैंने ये बताया था। ओपन सोर्स के बारे में मैंने ये बताया था, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोग्राम जो पब्लिक को अवेलेबल हो कि वो उसकी इनकोडिंग को, उसकी कोडिंग स्कीम को चेंज कर सके, उसकी फंक्शनैलिटी को अपने मुताबिक ऑल्टर कर सके। इस तरह के सॉफ्टवेयर को आप ओपन सोर्स कहते हो। तो ये डिफरेंस है यूनिक्स और लिनक्स के अंदर, कि एक ओपन सोर्स है और एक ओपन सोर्स नहीं है। एक इतनी फंक्शनैलिटी या इतनी फिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसके अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन है, बस मोर और लेस यही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। दोनों टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मैम ओपन सोर्स कोड मतलब इसकी हम थीम चेंज कर सकते हैं, जो विंडो मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, रुके। अच्छा जी, ये आ गई एग्जाम्पल्स, और एक सेकेंड। चल ये देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है। वो कहता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर की टाइप में आता है। कोई सॉफ्टवेयर हो तो उसके लिए भी आप सॉफ्टवेयर का ही वर्ड यूज करते हैं, एम्बेडेड प्रोग्राम्स को भी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऐसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो किसी ऐसे लाइसेंस के तौर पे पब्लिश किए जाएं जो लीगली अवेलेबल हो एंड यूजर्स को। सोर्स कोड का क्या मतलब होता है, अब आपको इतना डिटेल में नहीं पता होगा कि सोर्स कोड का और ऑब्जेक्ट कोड का क्या डिफरेंस है। सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए ये बता देती हूँ कि जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ने कोड किया, मैं आपसे विंडो का पूछूं, विंडो का डेवलपर कौन है, विंडो को किसने प्रोग्राम किया, तो आप कहेंगे विंडो 7, 8, 8.1, 10 माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट। यानी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्रामर्स या माइक्रोसॉफ्ट के कोडर्स ने बैठ के विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 डिजाइन की है, कोड की है। उन्होंने क्या इनकोडिंग की है कि जी विंडो 7 में इस तरह के आइकन्स नजर आए, विंडो 8 स्टार्टअप होती हो तो इस तरीके से होती है, और शट डाउन होने के लिए क्या ऑप्शन आए, राइट साइड पे कौन सा मेन्यू विंडो 8 में आ रहा है, लेफ्ट साइड पे कौन सा मेन्यू विंडो 10 में आ रहा है। ये किसने डेवलप किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्रामर्स ने या माइक्रोसॉफ्ट के कोडर्स ने डेवलप किए। अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको पब्लिक लाइसेंस देता हो कि वो सोर्स कोड चेंज कर सकें, मीनिंग anyone can take the source code and distribute their own program from it, कि हर कोई उसके सोर्स कोड को मे भी आप उसके फीचर्स को किसी न किसी वे में ऑल्टर कर सके, स्टार्टअप करने का मेथड आप उसका चेंज कर सके, कोडिंग चेंज करके, उसके शट डाउन होने का मेथड, ये शट डाउन होने का मेन्यू कहाँ पहले आता था और फिर आपको राइट साइड पे वो मेन्यू मिल रहा है, या स्टार्टअप में मिल रहा है, या किसी और फोल्डर के अंदर जाके मिल रहा है।
इन चेंजेस को बीइंग एंड यूजर आप अपनी मर्जी से प्रोग्राम कर सकें, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई? आपके पास मैं एग्जांपल पर कि मैं ना आपको ये एक लिंक है, वो लिंक शेयर करती हूँ चैट में। सारे इस लिंक को बच्चे देखिएगा, चाहे बेशक क्लास के बाद देख लीजिएगा डिटेल में। मुझे जरा रिस्पांस दीजिएगा, चैट में आपके पास लिंक सामने आया? यस जी मैम, लेकिन मैम ये तो चला जाएगा क्लास एंड होने के यस बाद। मैम। अपने पास सेव कर Yes, लो ना, ma'am. एक दफा ओपन कर लो। या अच्छा चले, मैं इसको क्या करूंगी, इस Ma'am, लिंक को मैं ग्रुप GR पे पे शेयर send कर कर- दूंगी। मैं ग्रुप Yes, पे शेयर ma'am. कर GR दूंगी। हाँ, CR क्लास, ठीक है, क्लास के बाद मैं आपकी क्लास के जज़ाक ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये लिंक आपको बहुत डिटेल में नॉलेज देगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चे, दैट इज अबाउट यूटिलिटी प्रोग्राम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की उस टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हो। ठीक है, जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हो। उसकी सारी फंक्शनैलिटी, उसके सारे फीचर्स हमने देख लिए थे कि कैसे थे। अब आप उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर की दूसरी कैटेगरी को, दूसरी टाइप को पढ़ने वाले हो, जिसको आप यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। अगर कोई रिवाइज करना चाहे और बताना चाहे मुझे यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं वैसे। जी किरण बताइएगा। मैम वो सॉफ्टवेयर जो मेंटेनेंस टाइप ऑफ वर्क के लिए होते हैं मैम, जो कि कंप्यूटर की किस पीएसए को मेंटेन करते हैं या डिवाइस को, तो उन्हें हम यूटिलिटी प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल, वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की मेंटेनेंस टाइप एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहे हैं, चाहे वो मेंटेनेंस उसकी मेमोरी मैनेजमेंट की हो, चाहे मेंटेनेंस उसकी उससे कनेक्टेड डिवाइसेस की हो, इस तरह के सॉफ्टवेयर को आप क्या करते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। दैट अलाउ यूजर टू परफॉर्म मेंटेनेंस टाइप टास्क। उसने दिखाया है कंट्रोल पैनल आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तौर पे यूज होता है। ठीक है, आपके पास सिस्टम रीस्टोर का जो ऑप्शन आ जाता है, डिस्क डिसेगमेंटेशन का जो ऑप्शन आ जाता है, डिस्क क्लीनअप का जो ऑप्शन आ जाता है, ये आपको एरो हेड से उसने उसको दिखाया भी हुआ है। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर, ये सारे प्रोग्राम्स, चाहे सॉफ्टवेयर बड़ा हो या छोटा हो, इट डिपेंड्स वो किस तरह की मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा है। डिस्क क्लीनअप अक्सर आप अपने मोबाइल फोन में, मेमोरी क्लीनअप, ठीक है, मोबाइल फोन क्लीनअप, इस नाम से कई आप क्या करते हैं, फीचर्स को यूज करते हैं। सिस्टम रीस्टोर, मोबाइल रीस्टोर, डाटा रीस्टोर, ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स क्या आते हैं, ये एज अ यूटिलिटी प्रोग्राम डील किए जाते हैं, एक्ट किए जाते हैं। तो एक यूटिलिटी प्रोग्राम की एग्जांपल उसने दे दी फाइल मैनेजर नाम की। फाइल मैनेजर नाम का यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है? परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट, डिस्प्ले करवाता है लिस्ट ऑफ फाइल्स को ऑर्डर में अरेंज करता है, अल्फाबेटिकली कर सकता है, डेट वाइज कर सकता है, साइज वाइज कर सकता है। ठीक है, आपको पता है ये सारा का सारा मैनेज इस तरीके से किया जा सकता है। फाइल का नेम, फाइल को कॉपी करना, उसके रीनेम को की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डिलीट करना, मूव करना, किसी फोल्डर में फोल्डर से बाहर मूव कर देना, बाहर पड़ा हुआ तो फोल्डर के अंदर मूव कर देना। ठीक है, या उसका कोई शॉर्टकट क्रिएट कर देना। ये तमाम के तमाम जो फोल्डर और फाइल से रिलेटेड टास्क हैं, इसकी फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है? यूटिलिटी फाइल मैनेजर। हाँ, फाइल मैनेजर नाम का यूटिलिटी। फिर सर्च यूटिलिटी क्या करती है? सर्च यूटिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको फाइल्स को लोकेट करने का फीचर प्रोवाइड करता है। आपको फाइल का नाम याद है पर आपको ये नहीं पता कि वो किस लोकेशन पे पड़ी है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप माई कंप्यूटर में जाके या डॉक्यूमेंट्स में जाके, या आपको तस्वीर में जैसे बना आ रहा है, वहाँ एक सर्च बार बनी हुई आती है। उस सर्च बार पे आप टाइप कर सकते हैं कि फ्लावर नाम की फाइल, या मैथ्स नाम की फाइल, कंप्यूटर 123 नाम की फाइल। मेरे इस नाम से बनाई तो थी पर अभी मुझे नजर नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किस फोल्डर में पड़ी, तो वो आपको सर्च यूटिलिटी वो फाइल, उसका जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो आपको ढूंढ के दिखा देगी। फिर आपके पास इमेज व्यूअर है, जो इमेजेस को व्यू करना, डिस्प्ले करना, कॉपी करना, प्रिंट करना, ठीक है,
इमेजेस को या ग्राफिकल फाइल्स को आप कह सकते हैं, क्योंकि इमेजेस ग्राफिकल फाइल्स के तौर पे आते हैं, उनको व्यू करने में मदद देता है। अनइंस्टॉलर यूटिलिटी क्या करती है? इंस्टॉलर यूटिलिटी क्या करती है? सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में मदद करती है। अनइंस्टॉलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को सिस्टम में से रिमूव करने में, या उसकी एंटायर जितनी भी फाइल्स है, वो कहते हैं सॉफ्टवेयर रिमूव करना है, इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है सारी की सारी रिमूव कर दूं, सारी की सारी अनइंस्टॉल कर दूं। आप अलाउ करते हैं वो आपको फाइल्स को या उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करवा देते हैं। डिस्क क्लीनअप की यूटिलिटी क्या करती है? सर्चेस फॉर एंड रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स, जिसे जंक फाइल्स भी कहा जाता है। जंक फाइल्स हैं, ओवरलोडेड फाइल्स हैं, लार्ज ह्यूज मेमोरी कंज्यूम करने वाली फाइल्स हैं जो मेमोरी को कंजम्पशन ले रही हैं। डिस्क क्लीनअप के जरिए आप क्या करते हो? उनको रिमूव करते हो। डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स आ सकती हैं इसमें, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स आ सकती हैं, डिलीटेड फाइल्स आ सकती हैं जो ऐसे जंक पड़ी हुई हैं, अनयूज्ड प्रोग्राम आ सकते हैं। आपका सिस्टम आपको बताएगा कि आपने ये प्रोग्राम 6 महीने से यूज नहीं किया, आपने बस इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो क्या डिस्क क्लीनअप की यूटिलिटी में मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूं क्योंकि इसका यूजेज 0% है इतने टाइम से? आप कहेंगे यस, तो वो उसको भी अनइंस्टॉल कर देगा या उसको भी रिमूव कर देगा। ठीक है, ये सारी यूटिलिटी प्रोग्राम्स अक्सर हम मोर और लेस इस्तेमाल करते ही रहते हैं, चाहे कोई मोबाइल पे करता हो चाहे कोई अपने लैपटॉप पे करता हो। फिर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन की यूटिलिटी क्या करती है? ये रिकॉग्नाइज करती है फाइल्स एंड अनयूज्ड स्पेसेस ऑन द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क so that the operating system access data more quickly and programs run faster. ये यूटिलिटी ऐसे एक्ट करती है जैसे स्पेस सेविंग यूटिलिटी के तौर पे। स्पेस सेविंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पूरी जो हार्ड डिस्क है आपका कंस्ट्रक्ट करो, सॉरी उसको अज्यूम करो कि वो एक रूम है, पूरी की पूरी हार्ड डिस्क क्या है? एक रूम है। अब उस हार्ड डिस्क पे या उस रूम में आपके पास डाटा या फाइल्स पड़ी। इमेजिन करना आपने रूम को, रूम में एक कुर्सी एक कॉर्नर में पड़ी है, एक टेबल एक कॉर्नर में पड़ा है, एक कुर्सी या 2 कुर्सियां सेंटर में पड़ी हैं, फिर आपके पास कोई और टेबल, कोई और बेंच, कोई और चेयर, किसी और तरह का और फर्नीचर है वो और थोड़ा साइड पे पड़ा है। मींस आपने उस मेमोरी को, उस हार्ड डिस्क को, उस स्टोरेज को, उस रूम को यूटिलाइज तो किया है, स्पेस को यूटिलाइज तो किया है अपने डाटा और फाइल्स रखने के लिए, पर रैंडम लोकेशंस पे रखा हुआ है। अब आप कोई नई फाइल लाना चाहते हैं, अब आप उसमें कोई बेड रखना चाहते हैं, अब मैंने आपको बताई कि आपने मेमोरी को के ऊपर फाइल्स रखी हुई हैं, पर फाइल्स ऐसी लोकेशन पे रखी हुई हैं कि नेक्स्ट आने वाली फाइल का इतना बड़ा साइज है कि वो जो बीच में छोटी खाली जगह है, वो नेक्स्ट आने वाली फाइल वहां नहीं रखी जा सकती। आपके रूम में आपने स्पेस को मैनेज करते हुए अपने डाटा को रखा तो हुआ है, पर आपने इतने रैंडम तरीके से रखा हुआ है कि उस रूम में नेक्स्ट आने वाला सोफा या बेड उन छोटी खाली जगहों पे नहीं आ सकता जब तक आप क्या ना करें, वो चारों की चारों कुर्सियां एक दीवार के साथ ना लगा ले, वो टेबल एक दीवार के साथ ना लगा ले, फिर सेंटर में बड़ी सी स्पेस खाली छोड़ दे, तो आपका बेड या नेक्स्ट आने वाला सोफा आ सकता है, क्योंकि उस नेक्स्ट आने वाली फाइल का साइज इतना ज्यादा था कि वो छोटी खाली स्पेसेस में नहीं आ सकता था, उसे एक ह्यूज कलेक्टिव स्पेस चाहिए। इसे कहते हैं डिस्क को डीफ्रेगमेंट करना। फ्रेगमेंट का क्या मतलब होता है? फ्रेगमेंट का क्या मतलब होता है? खुशबू फ्रेगमेंट कहते हैं पार्ट्स को। इस केक के फ्रेगमेंट्स बना दो, इस केक के पीसेस करो, इस केक को पार्ट्स में डिवाइड करो ताकि 6 लोगों में ये केक आ सके। इस चॉकलेट के फ्रेगमेंट्स कर दो, इस पेज के फ्रेगमेंट्स कर दो। फ्रेगमेंट्स कहते हैं छोटे पीसेस को, पार्ट्स को। और डीफ्रेगमेंट कहते हैं उन पीसेस को जोड़ के वापस कलेक्टिव एक पार्ट बना देना, डीफ्रेगमेंट कर देना, यानी उन पीसेस के फॉर्म में ना रहने दिया। वो जो खाली छोटी जगह है डिस्क पे क्या किया जाता है, फिर डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन की जाती है मेमोरी कंजप्शन को बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करने के लिए। जो अनयूज्ड स्पेस है आगे आने वाली फाइल, फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी डिस्क पे आपने 2 GB की फाइल एक जगह रखी हुई है, 3 GB की फाइल एक जगह रखी। अब ये इंटरनल कॉन्सेप्ट है, आपने ये नहीं कहना क्या मैडम 2 GB की फाइल डेस्कटॉप पे और एक और 3 GB की फाइल माय पिक्चर्स के फोल्डर पे नहीं रख सकती? बिल्कुल रख सकते हैं।
एक लोकेशन पे एज अ यूजर तो आप एक फाइल डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, आप एज अ यूजर एक फाइल तो आप माई कंप्यूटर में रख सकते हैं, एक सी में रख सकते हैं, एक डी में रख सकते हैं। बैकएंड पे वो बात कर रहा है कि डिस्क पे अगर ये फाइल्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे पड़ी हैं और डिस्क की जो अनयूज्ड स्पेस है वो प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं हो रही, तो नेक्स्ट आने वाली जो ह्यूज अमाउंट की फाइल्स हैं उनको डिस्क पे प्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ अरसे बाद कहा जाता है मेंटेनेंस टाइप टास्क के अंदर स्पेसिफिकली कि अपने लैपटॉप की डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन कर। आवाज नहीं आ रही ना। आवाज नहीं आ रही? चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, वो आप एक दफा उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ अरसे बाद लैपटॉप की डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है, जैसे जंक रिमूव कर देना चाहिए, जैसे डिस्क क्लीनअप कुछ अरसे बाद चला लेना चाहिए ताकि अननेसेसरी फाइल्स रिमूव हो सके, या अगर कोई जंक या डस्टबिन में कुछ पड़ा है वो रिमूव हो सके। इसी तरह कुछ अरसे बाद डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन की यूटिलिटी भी रन कर लेनी चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपके हार्ड डिस्क पे अनयूज्ड स्पेसेस के फ्रेगमेंट्स पड़े हैं, एक खाना खाली ऊपर पड़ा है, एक खाना खाली दूसरी लाइन में पड़ा है, 4 खाने खाली तीसरी लाइन में पड़े हैं, 5 खाने खाली 10वीं लाइन में पड़े हैं, तो वो क्या करेगा, डिस्क फ्रेगमेंटेशन के जरिए जितनी फाइल्स हैं उन्हें एक साथ कलेक्टिवली रख देगा और जितनी अनयूज स्पेस है, खाली जगह, उन्हें एक साथ कलेक्टिवली अलग से एंड पे यूटिलाइज होने के लिए कंबाइन कर देगा। इसे कहते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। ठीक है, डाटा को क्यों फायदा क्या होता है, डाटा की एक्सेस मोर क्विकली और प्रोग्राम्स फास्ट रन करते हैं अगर डीफ्रेगमेंटेशन कर दी जाए। ठीक है, स्पेस वो पिक्चर के तौर पे भी दिखा रहा है। बैकअप यूटिलिटी क्या करती है, सिस्टम का बैकअप। ठीक है, अलाउ द कॉपी ऑफ फाइल्स टू अनदर स्टोरेज मीडिया। वो आप फ्लैश पे बैकअप करना चाहें, वो आप अपनी ईमेल पे बैकअप करना चाहें, वो आप अपनी एक्सटर्नल किसी हार्ड पे बैकअप करना चाहें, ठीक है, उसे कहते हैं बैकअप यूटिलिटी। और रिस्टोर यूटिलिटी क्या करती है, जो चीज बैकअप कर ली है अब आपने वापस उसे क्या करना है, रिस्टोर करना है। जैसे आप अक्सर कहते थे हमने अपनी व्हाट्सएप की चैट रिस्टोर कर ली, या हमने अपनी गैलरी में जो तस्वीरें थी वो रिस्टोर कर ली। वो रिस्टोर क्यों की, क्योंकि वह एट अ टाइम किसी टाइम पे बैकअप की गई थी, फिर उस बैकअप में से आपने वो कॉन्टेक्ट, वो पिक्चर, वो इमेजेस क्या है उठा के उसे रिस्टोर करी। तो रिस्टोर करने की फैसिलिटी किस यूटिलिटी ने दी, किस प्रोग्राम ने दी, रिस्टोर यूटिलिटी ने। बैकअप करने की फैसिलिटी किस प्रोग्राम ने दी, बैकअप यूटिलिटी। स्क्रीन सेवर क्या है, सारे लगा के देखते हैं। मोरलेस डिस्प्ले कर देता है डिवाइस की स्क्रीन को, मूविंग इमेजेस भी नजर आ सकती हैं, ब्लैंक इमेज भी नजर आ सकती है, कोई एक स्टैटिक तस्वीर भी नजर आ सकती है। कि अगर आपकी स्क्रीन इनएक्टिव है कुछ टाइम के लिए, नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रही है, तो आपकी स्क्रीन पे कुछ टाइम बाद स्क्रीन सेवर नजर आने लग जाएगा। वो स्क्रीन सेवर किसके थ्रू आता है, स्क्रीन सेवर यूटिलिटी के थ्रू। फिर फायरवॉल की यूटिलिटी है, जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती है और डिटेक्ट कर लेती है अगर कोई अनऑथराइज्ड इंट्रूजन आ जाए। अनऑथराइज्ड का क्या मतलब है, अथॉरिटी का मतलब होता है जिसको हक हो, और अनऑथराइज्ड का मतलब है कि अगर मेरा लैपटॉप है, मैंने पासवर्ड अप्लाई किया, तो आप मेरी इजाजत के बगैर मेरे लैपटॉप को, मेरे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अनऑथराइज्ड इंट्रूजन कर रहे हैं। इंट्रूजन कहते हैं इसकी क्या उर्दू है, दखल देना। ठीक है, दखल देना, बगैर इजाजत के दखल देना, बिल्कुल अनऑथराइज्ड एक्सेस कहलाता है। ठीक है, तो पर्सनल फायरवॉल इस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई प्रोग्राम आपकी इजाजत के बगैर इंस्टॉल होने की कोशिश कर रहा है, कहीं से कोई मैसेज आ रहा है, वो आपकी इजाजत के बगैर आपकी मेमोरी को या आपकी गैलरी को, आपके कॉन्टेक्ट्स को जो है शेयर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इजाजत देंगे तो वो ऑथराइज हो जाएगा, अगर आप कहेंगे नो तो फिर वो वही ब्लॉक हो जाएगा। वायरसेस क्या है, जी 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 किरण, स्क्रीन सेवर वाला रिपीट कर दो। स्क्रीन सेवर नहीं पता क्या होता है? यस मैम, उसकी सही समझ नहीं। अच्छा, समझ नहीं आई। फायका आपने क्या पूछना है, आप भी पूछो जल्दी से। मैम यही मैंने पूछना था, स्क्रीन सेवर वाला। स्क्रीन सेवर, अच्छा किसको पता है स्क्रीन सेवर क्या होता है, आप वो हाथ खड़ा कर। हाँ जी, किसको पता है स्क्रीन सेवर क्या होता है? ऐसा
ऐसा नहीं हो सकता किसी को ना पता हो। मैम तो हमारी स्क्रीन पे पिक्चर डिस्प्ले होती है उसे कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद अगर आपकी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव है, यूज नहीं हो रही, शोएब आप क्या बताएंगे? मैम ये मोबाइल पर भी होता है, कंप्यूटर पे भी होता है, जब हम कोई मतलब एक काम नहीं मोबाइल पे कर भी रहे तो थे। होता है, थोड़ी देर के लिए मोबाइल पड़ा रहे तो मोबाइल ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे वो कोई तस्वीर आने लग जाती है। वो तस्वीर आपने अपनी मर्जी से भी सेट की हो सकती है, वो तस्वीर कोई वॉलपेपर भी होता है। थोड़ी देर बाद मोबाइल के ये सिस्टम के इनएक्टिव होने की वजह से कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ ऑन करके रखा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा। मैं लैपटॉप लॉक स्क्रीन एक स्क्रीन सेवर की टाइप है, वो तो मोबाइल पे आती है ना, ठीक है। इसी तरह लॉक स्क्रीन लैपटॉप्स पे भी शो हो जाती है। वो क्या आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि कुछ अरसे के लिए, अरसा मतलब बहुत बड़ा अरसा नहीं, कुछ टाइम के लिए अगर आपका लैपटॉप, अगर आपका सिस्टम इनएक्टिव है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपने सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन खोल के आप घर के और काम करने लग गए हैं या कुछ और हो रहा है, ना कुछ डाउनलोडिंग हो रही है, ना कोई गाना चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो लैपटॉप की स्क्रीन पे क्या आ जाएगा? स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या करेगा? आपके एक्चुअल कंटेंट को हाइड कर देगा, ठीक है। आपने कोई स्लाइड सामने खोली हुई थी, आपने कोई प्रेजेंटेशन खोली हुई थी, आपकी कोई चैट खुली हुई थी, वो एक्चुअल कंटेंट हाइड हो जाएगा और सामने वो तस्वीर, वो चाहे किसी जहाज की है, चाहे कैट की है, चाहे कोई और तस्वीर है, ठीक है, वो सामने डिस्प्ले होती है इस स्क्रीन से। वायरसेस की यूटिलिटी, वायरसेस क्या होते हैं, उसके बाद वो कौन सी यूटिलिटी है जो वायरस को प्रोटेक्ट करती है। वायरसेस होते हैं पोटेंशियली डैमेजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को किसी भी तरह का हार्म या डैमेज पहुंचा सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर वायरस कहा जाता है, जो कि नेगेटिव मैनर में एक्ट करते हैं। मे बी आपका पूरा का पूरा डाटा उड़ जाए, आपका डाटा करप्ट हो जाए, मे बी आपका डाटा उठा के चोरी चोरी किसी और अकाउंट पे शिफ्ट हो रहा हो, कोई आपके अकाउंट को हैक कर ले, ठीक है, किसी भी तरह के प्रोग्राम के जरिए, तो इसे कहा जाता है वायरस। 3 तरह के वायरसेस होते हैं, 2 तरह के सॉरी यहाँ बताए गए, तीसरा उसका एंटीवायरस बताया गया। पहला है वर्म। वर्म वायरस की ऐसी टाइप है जो अपने आप को रिपीटेडली कॉपी करने की एबिलिटी रखता है मेमोरी पे। आपने एक फाइल डिलीट की, थोड़ी देर बाद देखा दोबारा वो फाइल क्रिएट हुई हुई है, उसको भी डिलीट किया, थोड़ी देर बाद देखा फिर एक फाइल उसी की कॉपी क्रिएट हुई हुई है। इसका मतलब वो वायरस अपने आप को बार बार कॉपी कर रहा है। इस तरह के वायरस की टाइप को वर्म कहा जाता है। दूसरी वायरस की एक टाइप है जिसे ट्रोजन आर कहा जाता है। इसे हॉर्स नहीं पढ़ना, इसके स्पेलिंग हॉर्स के स्पेलिंग है, इसे ट्रोजन आर कहा जाता है। जैसे घंटे को बोलते ना आर, कितने घंटे, कितने आवर्स गुजर गए हैं, इसे ट्रोजन आर करके पढ़ा जाता है, इसे हॉर्स करके नहीं आपने पढ़ना। ट्रोजन आर हाइड्स विद इन अ लुक लाइक अ लेजिटिमेट प्रोग्राम। ट्रोजन आर ऐसे वायरस को कहा जाता है जो अपने आप को, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड, किसी वैलिड प्रोग्राम के साथ हाइड करके सिस्टम के अंदर एंटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, या फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐप इंस्टॉल करनी है, ठीक है, आप कहेंगे ये ऐप तो वैलिड है, मुझे तो इस ऐप की जरूरत है, मेरी गैलरी में तस्वीरें नजर आएंगी, या मैंने फोटो एडिटिंग करनी है, या मैंने कोई बर्थडे की वीडियो बनानी है, या ये तो एंटीवायरस है, एंटीवायरस तो मुझे इंस्टॉल करना ही करना था। अब एक वैलिड प्रोग्राम के साथ अपने आप को हाइड कर लेने की जो एबिलिटी है, आप उस वैलिड प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे, साथ ही वो वायरस भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह के वायरस की टाइप को आप ट्रोजन आर का नाम देंगे। ये बात क्लियर होगी। और एंटीवायरसेस ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं कंप्यूटर को अगेंस्ट वायरसेस। तो कौन सी यूटिलिटी है जो वायरस के अगेंस्ट एक्ट करती है? एंटी वायरस की यूटिलिटी। मैम वो वाला रिपीट कर दें पहले वाला। ठीक है, वर्म एक ऐसा वायरस होता है, एक ऐसे वायरस की टाइप को कहा जाता है जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को बार बार कॉपी कर सकता है आपकी मेमोरी में। उसने सी ड्राइव में भी अपनी कॉपी बना ली, डी में भी अपनी कॉपी बना ली, हार्ड डिस्क पे भी अपनी कॉपी बनाई हुई है, एक फाइल उसने डेस्कटॉप पे रख दी, एक फाइल उसने किसी और फोल्डर में रख दी। आप कितनी कॉपीज डिलीट करोगे? आपका एंटीवायरस डिटेक्ट करेगा कि इस तरह के वायरस की मल्टीपल कॉपीज बन चुकी हैं। अगर एंटीवायरस बहुत स्ट्रांग होगा तो वो सारी की सारी कॉपीज को डिलीट कर देगा, ठीक है। इससे कहते हैं अच्छे से अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए। विंडो का अगर आपके पास विंडो 8.1 या 10 है तो उसके अपने डिफेंडर्स बहुत स्ट्रांगली एक्ट करते हैं वायरसेस के अगेंस्ट। उसके अलावा भी आप कोई ना कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर ही सकते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना है। मैम
जी किरण। सेकंड भी रिपीट कर दें। शazmina आपने क्या पूछना है शazmina? मैम ये मैं कह रही हूँ कि ये ट्रोजन आर वाला भी रिपीट कर दें। ट्रोजन आर वाला भी रिपीट कर दें। किरण आप भी ये पूछ रही हैं? मैम हम एंटीवायरस के बगैर इसे वायरस को डिलीट नहीं कर सकते। नहीं बच्चे, एंटीवायरस के बगैर वायरस को कैसे डिलीट कर सकते हैं? ताले के बगैर चाबी कैसे खोल सकते हो? चाबी के बगैर ताला कैसे खोल सकते हैं बच्चे? मैम फिर हथौड़ी हम मार के? वैसे उसे फाइल को अगर हम डिलीट करें तो फिर भी वो आ जाएगी। आपको वैसे आपको अगर पता है तो ठीक है, पर अगर नहीं पता तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि आपके पास कौन सी फाइल वायरस है कौन सी नहीं? इस बात का अंदाजा पता हो कि हाँ, तो पता हो के केस में तो किया जा सकता ना किरण। पता हो के केस में तो फिर पता है, तो लॉजिक ये थोड़ा सा इलॉजिकल सवाल हो गया ना कि मैडम मुझे पता है कि कौन सा वायरस है तो मैं वायरस को डिलीट कर दूं, तो हाँ जी कर दें। तो अगर आपको नहीं पता, हाँ दोनों फॉर्म में ये है कि वो या रिपीट हो रही है या हाइड होके फिर भी वो मौजूद है, तो डिलीट वाली तो कोई भी नहीं। हाइड होके मौजूद नहीं है, हाइड होके वो सिस्टम में एंटर होती है। ट्रोजन आर मौजूद नहीं रहती। अगर एंटीवायरस पकड़ ले तो उसे डिटेक्ट करके फौरन रिमूव करने की एबिलिटी रखता है। एंटीवायरस का काम ही क्या है? अगर एंटीवायरस का काम ही क्या है? ठीक है, डिटेक्ट करना और वायरस करना और फिर रिमूव भी कर देना। अगर एंटीवायरस का ये काम ही ना हो तो एंटीवायरस बने किसके लिए? आपके पास आपकी बीमारी तो है, तो अगर उस बीमारी की दवा ने काम ही नहीं करना तो दवाई बनाई क्यों? ठीक है, जो वैक्सीन लगाते हैं, पोलियो की है या किसी और बीमारी की वैक्सीन है, तो वैक्सीन क्यों लगाई जाती है? क्योंकि अगर बीमारी है और आप बीमारी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो वैक्सीन ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में जाके क्या करती है? उस बीमारी के जो जर्म्स हैं उसे डिटेक्ट कर लेती है और ऑटोमेटिकली उसे रिमूव कर लेती है। अब आप बाहर से बैठ के तो नहीं आपको पता जी आपके गुर्दे में क्या चल रहा है या आपके किडनी में क्या चल रहा है या आपको लंग्स का क्या चीज इशू है या नहीं। ठीक है, दवाई बनाने का मकसद ही ये है कि वो उस बीमारी को डिटेक्ट भी कर ले और फिर उसे रिमूव भी कर। शazmina आपने पूछा था ट्रोजन आर करता क्या है, वही मैंने बता दिया आपको एक दफा कि ट्रोजन आर ऐसे वायरस को कहा जाता है जो सिस्टम में एंटर करते हैं अपने आप को किसी वैलिड प्रोग्राम के साथ या बिहाइंड हाइड करके। आपको नजर आ रहा है कि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि आप गेम इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि आप कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, और उस प्रोग्राम, उस सॉफ्टवेयर, उस गेम के साथ कोई ना कोई वायरस छुप के अगर आपके सिस्टम में एंटर हो जाए तो इसे ट्रोजन आर टाइप का वायरस कहा जाता है। साइन ऑफ वायरस इंफेक्शन, आपका सिस्टम या आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है या वायरस ने अटैक कर लिया है, उसके क्या क्या साइंस हैं? जैसे होता है जी, आप अल्लाह माफ करे कि आपको लंग्स का कोई मसला है, क्या निशानियां हैं कि पता चले कि ये मसला लंग का है। आपको किडनी का कोई मसला है, क्या निशानियां हैं? तो इसी तरह सिस्टम के अंदर आने वाला वायरस आपको इन्फेक्ट कर गया है, वो फैल चुका है, उसने अपना अटैक या अपना कमाल दिखा दिया है। क्या होगा? अनयूजुअल मैसेजेस आने लग जाएंगे स्क्रीन पे, बार बार कोई मैसेज बिला वजह। पूरी की पूरी 50 GB मेमोरी पड़ी है, स्क्रीन पे बार बार आ रहा है मेमोरी फुल। ठीक है, या स्क्रीन बार बार ब्लैंक हो रही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। अ फाइल सडनली इज मिसिंग, आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट होना शुरू हो गई हैं। ठीक है, आपका डाटा करप्ट होना शुरू हो रहा है, ये देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज चेंज होना शुरू हो रही हैं, कंप्यूटर स्लो हो गया है। ठीक है, आपको पता है स्पीड भी अच्छी है, आपको पता है आपने तो इतना ज्यादा लोड भी नहीं डाला हुआ, इतनी ज्यादा आपने मेमोरी पे चीजें भी नहीं रखी हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके साइंस हैं? इन्फेक्टेड सिस्टम के। ऐसा सिस्टम, ऐसा मोबाइल फोन जिसके अंदर वायरस इन्फेक्ट हो चुका। दो तरह के और एंटीवायरस या प्रोटेक्शन यूटिलिटीज काम करती हैं, एक को कहा जाता है स्पाईवेयर और एक को कहा जाता है एडवेयर। ये भी प्रोटेक्शन यूटिलिटीज ही हैं। अच्छा जी, मीटिंग एंड होगी बच्चे, रीस्टार्ट करूंगी, ऑनलाइन ही रहिएगा। अगर लेक्चर ना एंड हुआ 6 मिनट के अंदर मीटिंग एक दफा रीस्टार्ट होगी। ठीक है, अगर लेक्चर एंड हो गया तो फिर देख लेंगे। अक्सर बच्चे ले लीजिएगा अटेंडेंस। ठीक है, स्पाईवेयर किस तरह का प्रोग्राम है? स्पाईवेयर एक ऐसी यूटिलिटी को कहा जाता है प्लेस्ड ऑन अ कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स नॉलेज दैट सीक
secretly collects information about the user. स्पाइवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसे वायरस की टाइप है जो कि क्या करती है, किसी भी कंप्यूटर के अंदर विदाउट यूजर्स नॉलेज, यूजर के नॉलेज के बगैर उसको कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है, जो सीक्रेटली उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती रहती है। इसे कहते हैं स्पाइवेयर। ठीक है, स्पाई किसे कहते हैं भाई? जासूस को। जासूस को, जासूसी करना, जासूसी की जाती है बताए बगैर। अगर मैं आपके लैपटॉप में, अगर मैं आपके कंप्यूटर में, अगर मैं आपके मोबाइल फोन में स्पाईवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल कर दूं या सेंड कर दूं या किसी ऐसे ट्रोजन आर के मेथड के थ्रू ही सेंड कर दूं, आपको पता लगाए बगैर ये स्पाईवेयर प्रोग्राम आपका सारा डाटा, आपकी सारी चैट, आपने क्या तस्वीर शेयर की, क्या है, ये मुझ तक पहुंचाती रहे, मेरे अकाउंट पे मेल आती रहे, ठीक है, मुझे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसका मतलब ये क्या है? ये स्पाईवेयर यूटिलिटी। इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन कौन सी यूटिलिटी प्रोवाइड करती है? स्पाईवेयर रिमूवर, जो कि डिटेक्ट करता है, डिलीट करता है स्पाईवेयर को या इस तरह के कुछ और प्रोग्राम्स को। मैं स्पाईवेयर रिमूवर अपने लैपटॉप में रन करूंगी, मैं देखूंगी मेरे लैपटॉप में किसी ने स्पाईवेयर तो नहीं छोड़ा हुआ, कोई स्पाईवेयर मेरी इजाजत के बगैर तो इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, स्पाईवेयर रिमूवर स्पाईवेयर्स को मेरे सिस्टम में से डिटेक्ट करके रिमूव कर देगा। ये प्रोटेक्शन की थी। फिर एडवेयर्स क्या होते हैं? एडवेयर एडवर्टीजमेंट से निकले हैं, जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जी, मोटे से पतला होने की खुशखबरी। लोग क्या करते हैं पतला होने के लिए? जी उस एड पे क्लिक कर दिया, आपका जी $20 का इनाम निकला है, क्या किया जी, ऐड कर दिया, आपकी फलानी लॉटरी निकली है, इतने की सेल लगी है, ये यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे ये इनामी स्कीम है, यहाँ ये अपने आप को रजिस्टर करा ले। लालची लोग या बेसमझ लोग या बेअक्ल लोग या ना जानने वाले लोग, लेस नॉलेज वाले लोग क्या करते हैं? इन एड्स पे, इन बैनर्स पे, इन पॉपअप विंडोज पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के नतीजे में होता क्या है? अक्सर सामने लिखा आता है, सॉरी जी ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, सॉरी अब आपका टाइम खत्म हो गया, या अब आप आगे ये करें, उससे आगे ये करें। डिफरेंट तरह के वो हरबे इस्तेमाल करते हैं आपके सिस्टम में एंटर होने के लिए, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डैमेज करने के लिए। एडवेयर के अगेंस्ट एडवेयर रिमूवर्स की जो यूटिलिटी है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, डिटेक्ट करती है और डिलीट कर देती है एडवेयर्स। फिल्टर्स, फिल्टर किस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रिमूव करते हैं, ब्लॉक करते हैं सर्टेन आइटम्स को फ्रॉम बीइंग डिस्प्लेड। कुछ आइटम्स जो अनवांटेड आइटम्स हैं, जो अननेसेसरी आइटम्स हैं, ठीक है, जो मखसूस आइटम्स हैं जो आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो फिल्टर आउट हो जाए। फिल्टर का मतलब यही होता है, आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, फिल्टर क्या करता है? इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर देता है। जो कि प्योर चीज है वो पास हो जाती है और इम्प्योरिटीज क्या है? हैंग आउट करती है। वेब फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वेबसाइट पे भी किसी तरह के कंटेंट को फिल्टर करते हैं। जैसे एड ब्लॉकर्स आपने देखे होंगे, बिला वजह ऐड आने की क्या जरूरत है? कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग देख रहे हैं, कोई आपने चीज डाउनलोड की, ऐड आ गया, बैंक का ऐड आ रहा है, दवाइयों का ऐड आ रहा है, मोटा पतला होने का ऐड आ रहा है, ट्यूशन सेंटर का ऐड आ रहा है, मुझे एड्स नहीं चाहिए, तो वेब फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है कि वो ऐड को ब्लॉक कर दें। एंटी स्पैम प्रोग्राम्स, स्पैम कहते हैं जंक को, जो लोग ईमेल करते हैं उन्हें पता है कि स्पैम किसे कहा जाता है, ठीक है, जंक मेल्स ना आए, एंटी स्पैम प्रोग्राम। फिशिंग फिल्टर्स, फिशिंग कहा जाता है इसको, फिशिंग या ऐसा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, बहुत क्लियरली बता रही हूँ, ये वर्ड है फिशिंग, ठीक है। फिशिंग फिल्टर्स, फिशिंग फिल्टर्स का मतलब होता है स्कैम जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, स्कैम यानी धोखा देने वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उनको फिल्टर करता है फिशिंग फिल्टर। पॉपअप ब्लॉकर्स, ऐसे ही बिला वजह सामने पॉपअप आ गया, ठीक है, कोई अनवांटेड वीडियो भी हो सकती है, कोई अनवांटेड इमेज भी हो सकती है, कोई अनवांटेड ऐड भी हो सकता है जो पॉपअप हो जाती है आपकी स्क्रीन पे। आप काम कर रहे हैं, स्क्रीन पे दरमियान में कोई चीज ऐसे पॉपअप हो जाती है, तो पॉपअप ब्लॉकर्स भी फिल्टर्स के तौर पे यूज होते हैं। फाइल कंप्रेशन की यूटिलिटी, फाइल का साइज बहुत बड़ा है, मेल की लिमिट है 25 MB, आप जीमेल पे मेल कर सकते हैं, आप याहू पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। इस यूटिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कि फाइल का साइज बहुत बड़ा है, आप अपने अक्सर फाइल
अपलोड करनी होती है। पर साइज रिड्यूस करने के लिए कौन सी यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है? फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। दो तरह की कंप्रेशन की जाती हैं। कंप्रेशन किसे कहते हैं? साइज कम करने को, ठीक है, ये बात, ये टर्म याद रखना, साइज कम करने को। दो तरह की कंप्रेशन होती हैं, एक होती है लॉसी, एक होती है लॉसलेस। लॉसी कंप्रेशन ऐसी कंप्रेशन होती है जिसमें कंप्रेस होने के बाद जो आपकी फाइल है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। और लॉसलेस, लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस का मतलब क्या होता है भाई? नुकसान। नुकसान। लॉसी का मतलब है नुकसान हो जाता है क्वालिटी का। आपकी एक तस्वीर है HD क्वालिटी की, 25 GB की तस्वीर है। 25 GB मेल में सेंड नहीं होती, व्हाट्सएप पे सेंड नहीं हो सकती। व्हाट्सएप पे भी फाइल की एक लिमिट होती है, फेसबुक पे सेंड नहीं हो सकती। फाइल साइज छोटा करना, फाइल साइज छोटा किया, तस्वीर की क्वालिटी भी कम हो गई, तस्वीर की क्वालिटी भी डिग्रेड हो गई, ठीक है। इसका मतलब वो कंप्रेशन कैसी थी? वो कंप्रेशन लॉसी थी। लॉसलेस कंप्रेशन क्या कहती है? तो जो ओरिजिनल फाइल का साइज है, जैसी इमेज की, जैसे फाइल की क्वालिटी पहले है, कंप्रेस होने के बाद फाइल की क्वालिटी मेंटेन रहे, तो इस तरह की कंप्रेशन को आप लॉसलेस कंप्रेशन कहती है। तो आपको पता चल रहा होता है कि कंप्रेस्ड फाइल इसे कहते हैं। और कंप्रेस्ड फाइल्स कैन बी अनकंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड फाइल को अनकंप्रेस भी किया जा सकता है, यानी वापस आप कंप्रेस्ड फाइल से उस ओरिजिनल फाइल को रीगेन या रीस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर की यूटिलिटी क्या करती है? आपको अलाउ करती है कि आप इमेजेस को व्यू कर सकें, एनिमेशन को, ऑडियो लिसन कर सकें, ठीक है, वीडियोस को व्यू कर सकें अपने सिस्टम के अंदर। आपके पास अक्सर जी VLC मीडिया प्लेयर है, ठीक है, या अगर आपके पास सिस्टम का कोई जो इंस्टॉल्ड मीडिया प्लेयर है वो एज अ मीडिया प्लेयर यूटिलिटी एक्ट करता है। डिस्क बर्निंग सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होते हैं जो डिस्क पे, अच्छा मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। डिस्क बर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिस्क पे क्या करने को डिस्क बर्न करना कहते हैं? राइट करने को। डिस्क पे राइट करने को। अगर आपके पास ब्लैंक CD है, अगर आप बाजार से ब्लैंक CD या ब्लैंक DVD लेके आए जिसपे कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ क्या राइट नहीं किया गया है, तो आप डिस्क बर्निंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए, चाहे टेक्स्ट है, चाहे ग्राफिक है, चाहे ऑडियो वीडियो, जिस भी तरह की फाइल है, आप उस ऑप्टिकल डिस्क पे री राइट कर सकते हैं, ठीक है। कई आपको CDs या DVDs अलाउ करती हैं कि एक से ज्यादा दफा इस पे राइट किया जा सकता है, जैसे फ्लैश पे किया जा सकता है, डिलीट किया डाटा और राइट कर दिया। और कई आपको CDs या DVDs ओनली वन टाइम राइटिंग, वन टाइम बर्निंग अलाउ करती है। पर्सनल कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी, ठीक है, नॉर्टन कंपनी है जिसकी ये यूटिलिटी है। जैसे नॉर्टन का एंटीवायरस है, इस तरह नॉर्टन की यूटिलिटी है। Identifies and fixes operating system problems, detects and repair disk problems, include capability of removing computers performance, ठीक है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को चेक करता है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, डिस्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेमोरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो सारी की सारी इसके थ्रू। बच्चे काफ़ी आज के लिए बस 52 स्लाइड्स पे एंड हो रहा है वैसे। समरी क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ी, फंक्शंस पढ़े, वैरायटी पढ़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की, सेवरल यूटिलिटी प्रोग्राम्स देखे, ठीक है। और यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो एंड होता है, ठीक है जी। बात समझ आ गई? यस मैम। यस मैम। लेक्चर क्लियर हुआ? जी मैम। ठीक हो गया। इंशाल्लाह अभी क्लास के बाद फौरन बात ही मैं आपको कल वाली भी ऑडियो और आज वाली भी ऑडियो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। आप में से किसी स्टूडेंट ने कल रात को मुझे मैसेज किया था कि मैडम काइंडली ऑडियो शेयर कर दें। GR ने किया था शायद। GR ने किया होगा, ठीक है। मैं कल की ऑडियो भी शेयर कर देती हूँ, अभी आज की ऑडियो भी शेयर कर देती हूँ इंशाल्लाह। और
अक्सर बच्चे ले लिए अटेंडेंस आपने? अक्सर बच्चे अटेंडेंस हो गई है? स्क्रीनशॉट ले लिया? एब्सेंट है वो। अच्छा एब्सेंट है, तो बच्चे कौन लेगा आज की अटेंडेंस? CR सीआर मैं लेगा। सेंड कर देता हूँ CR चले पे। अवैस आप सेंड कर दें, ठीक है। अटेंडेंस लेके ठीक है सेंड कर दें मुझे। स्ट्रेंथ लिखिएगा, डेट लिख लीजिएगा, टाइम लिखिएगा, ठीक है। क्लास नेम वो एक्साइट बहुत प्रॉपर फॉर्मेट बना के मुझे सेंड करती है, ठीक है। तो आप भी ओके मैम। अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं मीटिंग एंड करूंगी, मुझे बता दीजिएगा अगर आपने ले लिया स्क्रीन। मैम फर्स्ट मीटिंग में ले ली थी जब 53 स्टूडेंट्स थे। जब 53 थे फिर ले ली, ठीक हो गया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे आपने ले ली, यस मैम। ठीक हो गया। चले जी, आज का इतना ही आपका। जी 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 शाजमीना। मैम फाइनल्स के लिए भी स्लाइड्स और चैप्टर की एक्सरसाइजेज ही करनी है। बच्चे फाइनल्स के लिए भी स्लाइड्स और चैप्टर की एक्सरसाइजेज ही करनी है, क्योंकि फाइनल्स भी आपके एमसीक्यू बेस होंगे जो कि ऑनलाइन ही होंगे। एक पहली चीज। दूसरी ये चीज आपका वाइवा होगा, वो वाइवा आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेस होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा फाइनल्स के लिए और वाइवा जी वो भी आप स्लाइड से ही तैयारी करेंगे, क्योंकि फाइनल्स के लिए अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं कोर्स आपसे डिस्कस नहीं करेंगे फाइनल में कितने चैप्टर्स होंगे या कौन से होंगे या क्या चीज़ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोर्स फाइनल के लिए क्लियर होगा, क्योंकि सुनने में तो आया आई थिंक सो आपके फाइनल्स मार्च में होंगे, ऐसा कुछ है। यस मैम फर्स्ट मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो इसका मतलब अभी हमारे पास टाइम है बच्चे, और अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, अभी तो 4 फेब है। मैम तो वाइवा के लिए होल सिलेबस होगा या अभी डिसाइड होगा उसका भी? बच्चे अभी डिसाइड होगा, वाइवा के लिए होगा फाइनल का ही सिलेबस, होल नहीं होगा, होगा फाइनल का ही। पर फाइनल का कितना होगा, क्योंकि अभी तक हमने फाइनल का कोर्स वाइंड अप नहीं किया, तो इसलिए मैं पहले नहीं बता सकती आप। जो फाइनल का होगा वही मतलब वाइवा कब होगा? जी जो फाइनल का होगा वही वाइवा का होगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। यस मैम। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।